हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे देखेंगे। एस ब्लॉक के तत्व वाले चैप्टर में एस ब्लॉक के तत्व में दो वर्गों को रखा गया है, वर्ग 1 और वर्ग 2। तो वर्ग 1 में जितने धातु हैं उनको कहा जाता है क्षार धातु और वर्ग 2 के तत्वों को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। तो जो क्षार धातु हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक देखे थे पिछली क्लास में हम लोगों ने। आज देखेंगे कि क्षार धातुओं के गुण। तो गुण में आएगा उनका परमाणुीय गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो सबसे पहले देखेंगे उनके परमाणुीय गुण के बारे में। तो जो एस ब्लॉक के तत्व में प्रथम वर्ग में आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये सभी क्षार धातु कहलाते हैं या फिर वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं आवर्त सारणी की। तो इनमें जो है सबका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इसमें ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो कक्षकों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1s में इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन 1s में गया है, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा और सोडियम के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन 3s में, यहाँ पे 2 लिखा गया था, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। इसी प्रकार पोटेशियम का 4s में जाता है, रुबिडियम का 5s में। माने कि एक एक कक्षकों की संख्या बढ़ती जाती है, जिसके कारण सबसे ऊपर का जो है हाइड्रोजन, उसमें केवल एक कक्षक पाया जाएगा आउटर ऑर्बिटल के रूप में। और जो लिथियम है इसमें 2 कक्षक पाया जाता है नाभिक के चारों ओर। इसी प्रकार जो सोडियम है उसमें नाभिक के चारों ओर 3 कक्षक पाया जाएगा और जो पोटेशियम है इसमें 4 कक्षक पाया जाएगा। और ऊपर से नीचे आएंगे तो हर तत्व में एक एक कक्षकों की संख्या बढ़ती जाती है, जिसके कारण परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ते हुए जाएगा। क्योंकि इस नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी को ही नाभिकीय त्रिज्या या फिर परमाणुीय त्रिज्या कहा जाता है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो कक्षकों की संख्या बढ़ेगी तो त्रिज्या का मान भी बढ़ते हुए जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है कि जो परमाणुीय त्रिज्या के बारे में, तो लिथियम का परमाणुीय त्रिज्या सबसे कम रहता है, 152 होगा। उसके बाद ये लिथियम ऊपर है, अब नीचे आते जाएंगे तो इनका मान क्रम से बढ़ता हुआ जाएगा और इस फ्रांसियम के लिए परमाणुीय त्रिज्या का मान 375 पिकोमीटर पाया जाता है। तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणुीय त्रिज्या का मान बढ़ते हुए जाता है। अब इनका देख लेते हैं भौतिक स्थिति या फिर भौतिक अवस्था तथा इनकी प्रकृति। तो समूह 1 के जो तत्व हैं उन सभी को प्रारूपिक रूप से धातु कहा जाता है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में जो 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को यह सभी तत्व आसानी से दान कर देंगे और धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको प्रारूपिक धातु कहा जाता है। अगर इनको चाकू के द्वारा काटेंगे तो ये आसानी से कट जाता है, माने कि मुलायम रहता है, सॉफ्ट रहता है और चाकू से आसानी से काटे जा सकते हैं। जब इनको काटा जाता है तो ये व्हाइट कलर के, चांदी के कलर का दिखाई देता है, लेकिन जब काटने के बाद इनको हवा में खुला छोड़ देंगे तो इनकी सतह पे क्या हो जाएगा, धूसर कलर का, माने कि वायु के संपर्क में आके इनका जो सफेद कलर का सतह रहता है वो धूसर कलर में चेंज हो जाता है। जब हम लोग सोडियम निष्कर्ष बनाते हैं प्रैक्टिकल करते समय, तो सोडियम के धातु को काट काट करके छोटा छोटा उसका टुकड़ा उपयोग में लाया जाता है और वो जो सोडियम हम लोग काटते हैं वो क्षार धातु के अंतर्गत आता है। तो इससे समझ सकते हैं कि जो क्षार धातु है वो सॉफ्ट या मुलायम प्रकृति का होता है। अब इसमें ऊपर से नीचे आएंगे समूह में तो उनकी कठोरता का मान कम होते जाता है, क्योंकि कक्षकों की संख्या बढ़ती जाएगी तो त्रिज्या का मान भी बढ़ता जाएगा, जिसके कारण उनमें बंध की जो प्रबलता है वो कम होते जाएगी और कठोरता का मान घटते हुए जाता है। दूसरा है परमाणु त्रिज्या। तो किसी भी तत्व में नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश की जो दूरी रहती है, माने कि ये नाभिक है और ये बाह्यतम कोश है, तो नाभिक से लेकर इस बाह्यतम कोश की इसी दूरी को बोला जाता है परमाणु त्रिज्या। तो इसमें ऊपर से नीचे आएंगे, माने कि लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक आते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान हमेशा बढ़ता हुआ जाता है।
तीसरा आता है इसमें आणिक त्रिज्या। तो आणिक त्रिज्या का मतलब है कि जो क्षार धातु हैं इनमें क्या प्रकृति रहती है, ये सब क्षार धातु हैं, इन सब को अगर हम लोग एम से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल एम से, तो इनमें जो प्रकृति पाई जाती है इस एक इलेक्ट्रॉन को दान करेगा और धन आयन बनाने की प्रकृति रहती है। तो ये एम क्या करेगा, एम प्लस आयन बनाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दान कर देगा। तो एम प्लस आयन जब बनाएगा तो ये क्या कहलाएगा, धन आयन, मतलब कि आयनिक रूप में आ गया। तो इस धन आयन की जो त्रिज्या रहेगी उसी को बोलेंगे आयनिक त्रिज्या। तो जैसे सोडियम का देखेंगे हम लोग, तो एक इलेक्ट्रॉन जब दान करेगा तो सोडियम प्लस आयन बनाएगा, माने कि इस इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया तो सोडियम प्लस आयन के लिए इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर में था, इसको दान कर दिया तो ये वाला कक्षक तो गायब हो जाएगा, तो दो ठो कक्षक बचा। तो किसी भी क्षार धातु के लिए परमाणुीय त्रिज्या की तुलना में आणिक त्रिज्या का आकार हमेशा छोटा पाया जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो एक कक्षक कम हो जाएगा और आणिक त्रिज्या का मान परमाणु त्रिज्या की तुलना में कम हो जाता है वहां पे। तो ये हो गया आणिक त्रिज्या। उसके बाद देखते हैं आयनन ऊर्जा या फिर आयनन एंथैल्पी। तो आयनन ऊर्जा का मतलब है कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश से जब वह गैसीय अवस्था में रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को कहा जाता है आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा का मान, अगर ऊर्जा हम लोग किसी तत्व को देंगे तो उस ऊर्जा को वह ग्रहण कर लेगा और अपने बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को जितनी आसानी से निकालेगा उतना आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था उसको ये आसानी से दान कर देते हैं, तो कम ऊर्जा में ही ये दान करने की क्षमता रखते हैं, जिसके कारण इनमें धन आयन का निर्माण होता है और आयनन ऊर्जा का जो मान है यह बहुत कम पाया जाएगा। और इसके आवर्त में अगर हम लोग देखेंगे, माने कि इसके जो आवर्त है उनमें सबसे कम आयनन ऊर्जा इसी का रहता है, उसके बाद दूसरे वाले का आयनन ऊर्जा इससे ज्यादा रहेगा, फिर ज्यादा रहेगा, माने कि अपने आवर्त में सबसे कम आयनन ऊर्जा रखने वाले क्षार धातु होते हैं। उसके बाद आता है इसमें, अगर हम लोग आयनन ऊर्जा का क्रम देखेंगे तो सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा क्षार धातुओं में देखेंगे, इन सब में तो इसकी आयनन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा रहेगा, माने कि लिथियम का ज्यादा रहेगा, Ie या आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद रहेगा सोडियम का, फिर आता है पोटेशियम का, फिर आएगा रुबिडियम, उसके बाद आएगा सीजियम, उसके बाद आता है फ्रांसियम। तो ये सबसे छोटा आकार रहता है, जिसके कारण इसको ज्यादा ऊर्जा देंगे तभी इसमें का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, क्योंकि नाभिक से दूरी कम रहती है इसके बाह्यतम कोश की, और इसका आकार सबसे बड़ा रहता है, तो नाभिक से ज्यादा दूरी पे इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसलिए इसको कम ऊर्जा देंगे, फिर भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल करके आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। तो यह हो गया आयनन ऊर्जा। अब देखते हैं कि इसका घनत्व। तो जो क्षार धातु है उनका घनत्व का अगर सूत्र देखेंगे तो घनत्व का D से दर्शाते हैं, D बराबर होता है m/v। तो जो D है, D माना डेंसिटी या घनत्व, m बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट या परमाणु भार, v बराबर होता है आयतन। तो यहाँ पे अगर इस सूत्र में v और m का मान रहेगा तो किसी भी तत्व के लिए डेंसिटी या घनत्व की गणना कर सकते हैं। यह जो रहता है d अनुक्रमानुपाती होता है m के और d व्युत्क्रमानुपाती होता है v के, माने कि d बराबर m है, कैपिटल M, तो d और m एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, माने इसमें से किसी तत्व का अगर परमाणु भार ज्यादा है तो उसका घनत्व का मान भी ज्यादा होगा। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका परमाणु भार कम है, इसका परमाणु भार ज्यादा है, तो इसके लिए घनत्व का मान भी ज्यादा होगा, और इसका
क्योंकि 1/v के रूप में है। तो इसमें से जिसका भी आयतन का मान ज्यादा होगा उसके लिए घनत्व का मान कम होगा। तो इस प्रकार से d के आधार पे, m और v के आधार पे इन सब के घनत्व की गणना करते हैं और देखते हैं कि ऊपर से नीचे आने पे घनत्व के मान में हमेशा वृद्धि होगी, क्योंकि परमाणु भार में भी ऊपर से नीचे आने पे वृद्धि होती जाती है। अगला आता है गलनांक और क्वथनांक। तो जो क्षार धातु हैं इनका गलनांक और क्वथनांक कम रहेगा तथा ये समूह में माने कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जब आएंगे तो इसका गलनांक और क्वथनांक का मान कम होते जाता है, क्योंकि आकार बढ़ते जाएगा ऊपर से नीचे आने पर, तो नाभिकीय आकर्षण कम होगा जिसके कारण गलनांक और क्वथनांक का मान भी कम होगा और आसानी से वाष्प में और द्रव रूप में क्षार धातुओं को लाया जा सकेगा। अब देखते हैं विद्युत धनात्मकता या फिर धात्विक लक्षण। तो विद्युत धनात्मकता का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन दे करके जब धन आयन बनाते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं उस इलेक्ट्रॉन के कारण उनमें धात्विक प्रवृत्ति पाई जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रहती है और उसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युतीय चालकता का गुण उसमें प्रदर्शित होगा। इसलिए जो क्षार धातु है उनमें विद्युत धनात्मक प्रकृति पाई जाती है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दान करके एक धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। अब इसमें अगला आता है चालकता। तो जो चालकता में आता है कि सभी क्षार धातु विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो उसी इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी और ऊष्मा का चालन भी उनमें होता है। तो इसलिए क्षार धातुओं में विद्युतीय और ऊष्मा दोनों के प्रति चालकता का गुण पाया जाता है। अगर हम लोग समूह में देखेंगे ऊपर से नीचे, माने कि ऊपर से जब नीचे आते हैं तो इनमें क्या होता है, विद्युतीय चालकता का मान बढ़ता हुआ जाएगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, तो नाभिकीय आकर्षण कम होगा, तो बाह्यता में इलेक्ट्रॉन को आसानी से दान कर पाएगा। आसानी से दान करेगा तो आसानी से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो पाएगी। इसलिए ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युतीय चालकता का मान बढ़ता जाता है और परमाणु की त्रिज्या में वृद्धि होने के कारण ऐसा प्रभाव पाया जाता है, क्योंकि उनमें जो बंध की प्रवृत्ति है, आकार बढ़ने पे बंध जो है दुर्बल हो जाएगा और आसानी से धन आयन बनाने की शक्ति बढ़ेगी, जिससे चालकता का मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो लिथियम है इन सब में अगर हम लोग देखेंगे विद्युतीय चालकता, तो लिथियम का धन आयन है, सोडियम का भी धन आयन, ये सब धन आयन बनाएंगे चालकता के लिए। तो सबसे कम जो है विद्युतीय चालकता पाया जाएगा लिथियम में, सोडियम में उससे ज्यादा, फिर पोटेशियम में ज्यादा और ये बढ़ते हुए सीजियम में सबसे ज्यादा विद्युत चालकता का मान यहाँ पे पाया जाता है और सीजियम तक इसको दिया हुआ है। तो यह है विद्युत चालकता के बढ़ने का क्रम जब ये धन आयन बनाएगा उस रूप में। उसके बाद आगे इसमें आता है कि ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जब ये दान करेगा तो इस पे एक तो धन आवेश आ रहा है, जैसे लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, तो ये सभी एक एक इलेक्ट्रॉन दान करके एक धन आयन बनाने का गुण रखते हैं, माने इन सब में +1 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। उसके बाद अगला है अपचायक गुण। अब जो क्षार धातु है, एक इलेक्ट्रॉन दान किया है, इसी इलेक्ट्रॉन को कोई सा भी दूसरा यौगिक जैसे कि हैलोजन या फिर जिनमें कोई आवेश नहीं रहेगा, जैसे कि X है, क्लोरीन है, इसी में या ब्रोमीन है, ये सभी इस इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करेंगे तो क्या बनाएंगे, X- Cl- Br-, इस प्रकार से ऋण आयन बनाएंगे। तो क्षार धातु जो इलेक्ट्रॉन दान किया है उसी को सामने वाला ग्रहण करके अपचयित हो रहा है, ऋण आवेशित हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इन सबको अपचयित करने का काम कर रहा है, माने कि अपचायक का काम कर रहा है।
तो क्षार धातु स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं और सामने वाले को दूसरे को अपचयित करने का काम करते हैं, इसलिए ये अपचायक की तरह काम करेंगे। अगला आता है जलयोजन ऊर्जा। तो जो जलयोजन ऊर्जा है उसमें देखा जाता है कि जो क्षार धातु हैं उनके आयन, जैसे कि ये धन आयन बनाते हैं क्षार धातु इस प्रकार से, इन सब आयन को गैसीय रूप में लाने के बाद उनको जल के संपर्क में लाएंगे तो क्षार धातुओं के साथ जल के अणु जलयोजित होकर के एक प्रकार से वहां पे जलयोजित आयन का निर्माण करते हैं और वहां से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा को जो है जलयोजन ऊर्जा कहा जाता है। और जो भी जल के अणुओं के साथ क्षार धातु जब जलयोजित आयन का निर्माण करेंगे तो उनको कहा जाता है जलयोजित आयन, और वहां से जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी उसको बोलेंगे जलयोजित ऊर्जा। तो इसका जो क्रम है जलयोजित ऊर्जा का, यह उल्टा पाया जाता है, माने कि लिथियम के लिए ज्यादा रहेगा, सोडियम के लिए उससे कम रहेगा और सबसे कम रहता है सीजियम के लिए। यह हो गया जलयोजित ऊर्जा का क्रम। लिथियम का सबसे ज्यादा रहेगा और सीजियम प्लस का सबसे कम रहता है। उसके बाद आता है ज्वाला में रंग। तो ज्वाला में रंग देखेंगे तो क्षार धातु को या फिर उनके लवण को प्रयोगशाला में एक प्रकार का बर्नर यूज करते हैं जिसको कहा जाता है बुनसन बर्नर, उसके संपर्क में लाएंगे और गर्म करेंगे तो वहां पे जो ज्वाला है, माने बर्नर में जो आग जलती रहेगी, ज्वाला जलती रहेगी, उसका कलर देखेंगे तो अलग अलग कलर का अलग अलग धातु के लिए प्राप्त होता है। तो ज्वाला में जो क्षार धातु है, माने कि ये सब है, कलर शो करेंगे। तो इसमें जो है लिथियम है किरमिजी लाल कलर का रहता है, सोडियम में सुनहरे पीले कलर का, पोटेशियम में हल्का बैंगनी कलर का और रुबिडियम में जामुनी, और जो सीजियम है उसमें बैंगनी कलर देखने को मिलेगा ज्वाला में। उसके बाद आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसमें क्षार धातुओं को अगर हम लोग सूर्य प्रकाश के संपर्क में रखेंगे या प्रकाश में खाली रखेंगे तो जो क्षार धातु हैं उनकी सतह पर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेगा और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के वहां पे जो क्षार धातु हैं उनमें विद्युतीय गुण प्रदर्शित होगा। तो प्रकाश के प्रभाव से क्षार धातुओं की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर विद्युतीय गुण प्रदर्शित करने की जो घटना है उसी को कहा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो क्षार धातुओं में प्रकाश विद्युत प्रभाव भी पाया जाता है। यह हो गया इनका फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर भौतिक गुण यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद आएगा क्षार धातुओं की केमिकल प्रॉपर्टी या फिर उनके रासायनिक गुण। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें देखेंगे कि क्षार धातु यौगिकों के सामान्य लक्षण। तो क्षार धातु एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दान करने के कारण बहुत ज्यादा क्रियाशील प्रवृत्ति के रहते हैं और इनकी जो है आनन ऊष्मा और परमाणुकरण की ऊर्जा है अपने आवर्त में सबसे कम पाई जाती है, माने आसानी से आनित हो जाएंगे, आसानी से धनायन बना लेंगे और क्या करेंगे इनमें आनन ऊष्मा का मान कम पाया जाएगा। तो समूह में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इनकी क्रियाशीलता और ज्यादा बढ़ती जाती है, माने कि ऊपर वाला छोटा है तो थोड़ा कम क्रियाशील होगा, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो इनकी क्रियाशीलता का मान और बढ़ता हुआ जाता है। और जो है ठोस होने के कारण और सॉफ्ट प्रकार का ठोस रहते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, तो सॉफ्ट होने के कारण इनकी जो ऊर्ध्वपातन ऊष्मा है, माने कि ठोस को सीधे सीधे गैस में परिवर्तित करने के लिए जो ऊष्मा यूज होती है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन ऊष्मा। तो ऊर्ध्वपातन ऊष्मा का मान भी इनके लिए कम पाया जाता है। और ये जो है चुंबकीय प्रवृत्ति के रहते हैं, रंगीन या फिर सफेद कलर के भी हो सकते हैं, क्योंकि क्षार धातुओं के आयन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्म रूप से पाए जाते हैं। अगर इनके आयन को देखेंगे जैसे कि लिथियम प्लस आयन, सोडियम प्लस आयन, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एब्सेंट रहते हैं क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में, पेयर के रूप में पाए जाएंगे प्लस वाले में, तो इसके कारण ये कलरलेस या फिर सफेद कलर के दिखाई देते हैं। तो ये हो गया इनका सामान्य गुण। इसके आधार पे ये अलग अलग
तत्वों के साथ क्रिया करके यौगिक का निर्माण करेंगे क्षार धातु, उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आता है ऑक्सीजन या फिर वायु के साथ अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन के साथ जब ये क्रिया करते हैं तो क्षार धातु और ऑक्सीजन मिल करके यहाँ पे ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। जो क्षार धातु है उनको M से प्रदर्शित किया गया है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो M2O इस प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो क्षार धातु के 4 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ, क्षार धातु के 4 परमाणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ भी बनेगा 2MO 2N2O। तो ये एक प्रकार का ऑक्साइड है, और इसमें जो M है, M का मतलब क्या हो सकता है, लिथियम से लेकर के यहाँ से लेकर के इस लिथियम से लेकर के सीजियम तक का कोई सा भी क्षार धातु यहाँ पे M के जगह में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑक्साइड का निर्माण करेगा। जब लिथियम के साथ इनको रिएक्शन कराएंगे, माने कि Li M के जगह में लिथियम रहेगा तो ये क्या बनाएगा, Li2O का निर्माण करेगा, जिनको क्या होता है, वायु के अधिकता में अगर जलाते हैं तो पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का निर्माण होगा। इसको वायु की अधिकता में जलाने पे पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का निर्माण भी होता है। अगर M के जगह में सोडियम रहेगा तो यहाँ पे Na2O का निर्माण होगा। अगर उसकी जगह में क्या आता है, अगर हम लोग N2O जो बना हुआ है इसको फिर से ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, NO2O2 का निर्माण हो जाएगा। अगर M और ऑक्सीजन को M का 1 अणु लेकर के रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे दूसरे प्रकार का ऑक्साइड हमको देखने को मिलेगा जो सुपर ऑक्साइड कहलाता है, जिसका सूत्र होता है MO2। तो 2 प्रकार से ऑक्साइड देता है, M2O या फिर MO2, दोनों प्रकार का ऑक्साइड क्षार धातु ऑक्सीजन के साथ देगा। यह हो गया क्षार धातुओं का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। दूसरा देखते हैं इसकी चुंबकीय प्रकृति। तो जो सामान्य ऑक्साइड और पर ऑक्साइड है क्षार धातु के, वह प्रतिचुंबकीय होते हैं क्योंकि उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो सभी युग्म के रूप में पाए जाएंगे, इस प्रकार से पेयर में पाए जाएंगे, जिनके कारण इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, माने कि इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है ये एब्सेंट होगा और इनमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाएगा। तो यह हो गया इनकी चुंबकीय प्रकृति। अब देखते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था। तो जो क्षार धातु हैं उनके ऑक्साइडों में जितने भी धातु रहेंगे उनकी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा +1 पाई जाती है, और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह ऑक्साइडों में पाया जाएगा -2, पर ऑक्साइडों में पाया जाता है -1, और सुपर ऑक्साइडों में -1/2 पाया जाता है। यह हो गया। अब दूसरा हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं, जल के साथ अभिक्रिया या फिर रिएक्शन विथ वाटर। तो जो क्षार धातु के ऑक्साइड हैं इनको जब जल के साथ रिएक्शन कराया जाता है, जैसे कि जो M2O है इनको H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, MOH का निर्माण होता है, माने कि हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, और यहाँ को इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और हाइड्रोक्साइड बनने के साथ साथ यहाँ पर से हीट या फिर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा को इस प्रकार से डेल से भी प्रदर्शित करते हैं या फिर शब्दों में ऊष्मा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्षार धातु का ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस ऊष्मा का वहां से उत्सर्जन होगा। तो यहाँ पे जो M के जगह में कोई सा भी सोडियम, पोटेशियम, लिथियम का ऑक्साइड हो सकता है। अगला देखेंगे इसमें जी समूह में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो क्षारीय प्रकृति अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये सभी क्षार धातु हैं तो क्षारीय प्रकृति देखेंगे तो ऊपर से नीचे आने पे क्षारीय प्रवृत्ति में वृद्धि होती जाती है, और जो इसका CH2O ज्यादा क्षार होगा, फिर R2O होगा, फिर ये 2 होगा, तो सबसे ज्यादा क्षारीय ये वाला होगा और सबसे कम
लिथियम का ऑक्साइड है ये सबसे कम क्षारीय होगा, माने ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका मान क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती हुई जाएगी। दूसरा आता है जल के साथ रिएक्शन। तो जब क्षार धातु वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं या H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसी प्रकार से हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी ऊष्मा उत्सर्जित होगी और यहाँ पे जो ऑक्साइड था उसके जगह पे केवल यहाँ पे क्षार धातु जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं यहाँ से और इसको संतुलित करेंगे तो ये हो जाएगा 2M + 2H2O और 2MOH। तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। यहाँ पर भी जो है M के जगह में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कोई सा भी क्षार धातु ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग क्रियाशीलता देखेंगे तो क्षार धातुओं की क्रियाशीलता E0 पर निर्भर करता है। E0 का मतलब क्या है? मानक अपचयन विभव, जिसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन में पढ़े थे। तो जो E0 का मान जितना ज़्यादा होगा धातु उतना ही ज़्यादा क्रियाशील होगा, लेकिन E0 का मान ज़्यादातर ऋणात्मक होता है तब भी इनकी क्रियाशीलता माने कि सोडियम और पोटेशियम की क्रियाशीलता E0 के मान कम ऋणात्मक होता है से कम प्रबल पाया जाएगा। माने कि E0 का मान जितना ज़्यादा होगा वह धातु उतना ही ज़्यादा क्रियाशील रहेगा। अगर E0 का मान ऋणात्मक होता है फिर भी सोडियम और पोटेशियम की जो क्रियाशीलता है वह कम प्रबल रहेगी। तो ये हो गया इसमें जल के साथ अभिक्रिया। उसके बाद आता है हाइड्रोक्साइड। तो क्षार धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड हैं जैसे कि MOH जो बना है इसी को बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। ये एक प्रबल प्रकार के क्षार होते हैं और सफेद क्रिस्टलीय आर्द्रताग्राही ठोस के रूप में पाए जाते हैं। ये जब हाइड्रोक्साइडों को रंगहीन कलर के विलयन बनाएंगे और सभी हाइड्रोक्साइड को जल में अगर घोलेंगे तो ये सरलता से विलय हो जाते हैं और इनकी विलायकन की प्रक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, माने कि एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया शो करते हैं। अगला आता है तापीय स्थायित्व। तो जो हाइड्रोक्साइड बने रहते हैं उनको अगर ऊष्मा के संपर्क में लाएंगे या गर्म करेंगे तो ये अपघटित होकर के ऑक्साइड और जल के अणु बनाते हैं। जैसे कि जो लिथियम के हाइड्रोक्साइड है LiOH, इनको जब करेंगे गर्म दो अणु को तो यहाँ से बनेगा Li2O + H2O। तो ये जो लिथियम का हाइड्रोक्साइड है यहाँ से लिथियम ऑक्साइड + H2O का अणु बनता है। इस प्रकार से ये अपघटित हो जाते हैं ऊष्मा या फिर ताप के प्रभाव से। उसके बाद आता है आपेक्षिक क्षारीय सामर्थ्य। तो जो क्षार धातु के जो हाइड्रोक्साइड रहते हैं उनकी आपेक्षिक प्रबलता समूह में ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे तो बढ़ती हुई जाती है। माने कि ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा तो उनकी क्षारीय सामर्थ्य का मान भी बढ़ते हुए जाता है, जिसके कारण जो M और O जो MOH है इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो M और O के बीच ये जो बंध की प्रवृत्ति है ये वाला बंध, इस बंध की प्रबलता ऊपर से नीचे आने पर वह टूटने की जो प्रबलता है और टूट करके यहाँ से टूट करके OH- आयन देने की क्षमता ऊपर से नीचे आने पे बढ़ जाती है, जिसके कारण OH- आयन देने की इनकी शक्ति बढ़ जाएगी ऊपर से नीचे आएंगे तो, और क्षारीय सामर्थ्य का मान भी बढ़ते हुए जाता है। इसके बाद दिया हुआ है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया या फिर हाइड्राइडों का बनना। इसको अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं।